मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिन में 317 करोड़ की देंगे सौगात। बीजेपी के साथ राज्यसभा प्रत्याशियों ने किया नामांकन। नामांकन में सीएम योगी रहे मौजूद। 15 फरवरी तक होगी नामांकन प्रक्रिया। नवीनीकरणीय ऊर्जा का पावर हाउस बनेगा उत्तर प्रदेश। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 67,000 करोड़ से नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की 8 परियोजना का होगा शुभारंभ। 13 जिलों में 15 जनसभाएं करेंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में होगी राहुल की जनसभाएं। यूपी में 7 दिन में 785 किलोमीटर यात्रा करेंगे तय। आरती पास के लिए 28 फरवरी तक बुकिंग फुल। रामलला की मंगला और शयन आरती के लिए बन रहा ऑनलाइन पास। यूपी में छाया बादल। कई जिलों के लिए जारी की गई बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने ओले गिरने का लगाया अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सभी उम्मीदवारों ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नामांकन दाखिल कर दिया है और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा भी मौजूद रहे और यूपी के राज्यसभा के लिए होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी के सभी 7 उम्मीदवारों ने बुधवार को नामांकन दाखिल कर दिया। प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विधान भवन के कक्ष संख्या 48 में नामांकन दाखिल किया। सभी प्रत्याशियों ने नामांकन के 2 सेट निर्वाचन अधिकारी ब्रजभूषण दुबे को सौंपे और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा भी मौजूद थे। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए सुधांशु त्रिवेदी और अमरपाल मौर्य, आरपीएन सिंह, तेजवीर सिंह, नवीन जैन, साधना सिंह और संगीता बलवंत बिंद को उम्मीदवार बनाया है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी में चल रही खींचतान के बीच बीजेपी राज्यसभा चुनाव में 8वां उम्मीदवार उतार सकती है। रालोद के एनडीए में शामिल होने के बाद बीजेपी का संख्या बल अधिक हुआ है और उधर सपा विधायक पल्लवी पटेल ने मतदान नहीं करने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी को भनक लगी है कि सपा के कुछ अन्य विधायक भी खिलाफत कर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के 8वें उम्मीदवार उतारने की संभावनाओं पर कयास लगाया जा रहा था। तो फेंक देना अरे चाचा क्या कर रहे यार। जो बढ़ाया भाई पीछे देखो तो क्या और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो एक तरफ बीजेपी को मजबूती और दूसरी तरफ कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है नामांकन प्रक्रिया को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, इस नामांकन प्रक्रिया में अगर बात की जाए तो दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। तो इसके साथ माना जा रहा है कि जिस तरीके से सभी वर्गों को एक साथ जोड़ने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो 4 ओबीसी उम्मीदवार उसमें हैं। इसके साथ ही साथ में अगर बात करें तो 2 महिला उम्मीदवार साथ में हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है तो उसको देखते हुए इस बार के जो नामांकन प्रक्रिया थी वो पूरी की गई है। यानी कि साफ है कि 7 प्रत्याशी जीतते हुए नजर आएंगे। यानी कि 8वें प्रत्याशी की जिस तरीके से कयास शुरू हुई थी कि 8वां प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट बैंक कम होने के कारण जो है लगभग 14 वोटों का अंतर मिल रहा था, जिसके कारण जो है उन्होंने अपना 8वां उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो साफ है कि जिस तरीके से एक तरफ 7 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने अपने उतारे हैं, मैदान में नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही साथ 3 उम्मीदवार जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने उतारे हैं, जिनके पास पूरे अपने वोट बैंक हो रहे थे। तो यानी कि साफ है कि जिस तरीके से इस बार की नामांकन प्रक्रिया राज्यसभा चुनाव को लेकर की हुई है, उसको लेकर साफ माना जा रहा है कि 7 प्रत्याशी जीतते हुए नजर आएंगे। जी।
बिल्कुल पूरी एक उम्मीद कि ये सातों प्रत्याशी जो हैं वो जीतते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से 8वें को लेकर कयासबाजी का दौर शुरू था, लेकिन वोटिंग जो है वो सीमित है। इसी वजह से 7 प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। 16 और 17 फरवरी को देश के सभी प्रदेशों के जल नीतिकारों की जुटान होने वाला है और उत्तर प्रदेश न सिर्फ इसकी मेजबानी करेगा बल्कि एक मायने में इनका अगुआ और रणनीतिकार भी होगा। यूपी का नेतृत्व सही हाथों में होने से प्रदेश अब पूरी तरह से बदल चुका है और योगी आदित्यनाथ की कुशल नीति और बेहतर प्रबंधन से प्रदेश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और दूसरे राज्यों के लिए उत्तर प्रदेश नजीर बन रहा है। जल जीवन मिशन पर एक्शन मोड में सरकार। 10 साल प्रबंधन के लिए कंपनियों से करार। बढ़ रहा जल जीवन मिशन, बढ़ रहा यूपी। राज्यों से बेस्ट प्रैक्टिस साझा करेगा प्रदेश। कैसे बनी रहे निरंतरता, कैसे हो मेंटेनेंस, उत्तर प्रदेश दिखाएगा पूरे देश को रास्ता। और 17 फरवरी को लखनऊ में देश के सभी प्रदेशों के जल नीतिकार जुटने वाले हैं। उत्तर प्रदेश न केवल इसकी मेजबानी करेगा बल्कि दूसरे नजरिए से देखें तो उत्तर प्रदेश इनका अगुआ भी होगा। उत्तर प्रदेश एक सत्र में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को रास्ता दिखाएगा कि कैसे उसके नक्शे कदम पर चलकर जल जीवन मिशन की निरंतरता को हमेशा बनाए रखा जा सकता है। जिस सत्र में उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन की अपनी बेस्ट प्रैक्टिस अन्य राज्यों के साथ साझा करेगा, उसकी अध्यक्षता नमामि गंगे और ग्रामीण जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव करने वाले हैं। यूपी में केंद्र के सहयोग से चलने वाली योजनाओं में ज्यादातर के साथ ये समस्या आती है कि परियोजना पूरी होने के बाद इनकी निरंतरता कैसे बनाए रखी जाएगी, इसका मेंटेनेंस कैसे होगा। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश ने जल जीवन मिशन के लक्ष्यों में सबसे तेज आगे बढ़ने के साथ ही इस दिशा की तरफ भी काम करना शुरू कर दिया है। यूपी ने इस परियोजना में काम करने वाली कंपनियों के साथ 10 साल का करार किया। ये करार इस बात का है कि वे 10 साल तक इस परियोजना को चलाएंगे, 10 साल तक परियोजना का प्रबंधन करेंगे और प्रबंधन और मेंटेनेंस के कामों में स्थानीय लोगों की मदद लेंगे। यही वजह है कि जल जीवन मिशन के तहत क्षेत्र विशेष के ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया गया है। प्लम्बरिंग समेत जल आपूर्ति में इस्तेमाल होने वाले दूसरे हुनर भी सिखाए गए हैं, जिससे लोकल स्तर पर रोजगार सृजित होगा। वहीं स्थानीय स्तर पर लोग एक अनुभवी कंपनी के साथ भविष्य में काम करने का हुनर भी सीखेंगे। 10 साल बाद जल समितियों के हवाले योजना। जल जीवन मिशन ने ग्रामीणों को मिलाकर जल समितियां गठित की हैं। जब तक कंपनी देखभाल करेगी, ये भी उससे जुड़े रहेंगे। परियोजना का लाभ ग्रामीणों को ही मिलना है, लिहाजा वे इसका प्रबंधन संभालने के इच्छुक भी होंगे और अपनी जिम्मेदारी भी समझेंगे। 10 साल तक समितियां अनुभवी कंपनियों की देखरेख में परियोजना के प्रबंधन के गुर सीखेंगी। बाद में जब कंपनियों से करार पूरा हो जाएगा तो ये परियोजनाएं जल समितियों के हवाले कर दी जाएंगी। बजट की व्यवस्था करने वाला यूपी पहला राज्य। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनकर उभरा है जिसने बजट का दरवाजा परियोजनाओं के प्रबंधन और उसके संचालन के लिए खोला है। जल समितियां जिस समय परियोजना टेक ओवर करेंगी तो उनके पास बजट भी होगा। योगी सरकार ने 2000 करोड़ रुपए इस मद में इस साल के बजट में दिए हैं। यूपी में जल जीवन मिशन की 90% परियोजनाएं सोलर आधारित हैं। इससे बिजली पर आने वाला खर्च भी नहीं होगा। दूसरे राज्यों की ऐसी परियोजनाओं में सोलर पावर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बता दें कि लखनऊ में होने वाली 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कर सकते हैं। कार्यक्रम में यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। 2 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के सभी प्रदेशों के जल शक्ति विभाग के प्रमुख सचिवों और डायरेक्टर भी जुटेंगे। चर्चा में राष्ट्रीय स्तर पर नीति तैयार करने की राह तलाशी जाएगी। यूपी का नेतृत्व सही हाथों में होने से प्रदेश पूरी तरह से बदल चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कुशल नीति और बेहतर प्रबंधन से प्रदेश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और दूसरे राज्यों के लिए नजीर बन रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
बढ़ते आगे लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। 13 जिलों में 15 जनसभाएं करेंगे राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी की ये जनसभाएं होंगी। जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी में 7 दिन में 785 किलोमीटर यात्रा करेंगे तय। अलग अलग वर्ग से संवाद करेंगे, मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे और 16 को चंदौली के नौबतपुर से प्रदेश में प्रवेश करेगी ये यात्रा, यानी कि एंट्री होगी और 20 फरवरी को लखनऊ पहुंचेगी ये यात्रा। बीजेपी कार्यालय से सभी प्रत्याशी फिलहाल निकले हैं। लखनऊ से अहम खबर, 13 जिलों में 15 जनसभाएं करेंगे। इस यात्रा के जरिए लोगों से जन संवाद, मुखातिब होंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और यूपी में 7 दिन में 785 किलोमीटर यात्रा तय करेंगे राहुल गांधी। बढ़ते आगे लखनऊ से अगली खबर, अमृता 2.0 वाटर कॉन्क्लेव का होटल ताज में आयोजन हुआ है और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एमडी जल निगम राकेश कुमार और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मौजूदगी प्रमुख सचिव नगर विकास अमृता अभिजात भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में हर घर पहुंचेगा जल, तो जल निगम, केपीएमजी व यूएसएआईडी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बढ़ते आगे अगली खबर, लखनऊ से योगी मंत्रिमंडल का हो सकता है विस्तार। ये कयास लगाए जा रहे हैं। सीमाह मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं हैं और योगी मंत्रिमंडल में सीमाह आरएलडी की एंट्री और सूत्रों के हवाले से हम खबर बता रहे हैं। एक कैबिनेट, एक राज्य मंत्री का पद मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है। आरएलडी के एनडीए में शामिल होने की भी चर्चाएं जोरों पर हैं। तो योगी मंत्रिमंडल का विस्तार इसी माह हो सकता है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मंडल का विस्तार की जो तस्वीर है वो सामने आ सकती है। सूत्रों के हवाले से अहम खबर, योगी मंत्रिमंडल में फिलहाल 8 स्थान खाली हैं। बीजेपी के कुछ नेता भी मंत्री बनने की लाइन में हैं और आजम खान को लेकर चर्चाओं में रहने वाले आकाश सक्सेना और सिद्धार्थनाथ सिंह और अशोक कटारिया भी प्रमुख रूप से ये नाम भी शामिल है। लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं जोरों पर होती हुई नजर आ रही हैं और ये विस्तार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिल सकता है। योगी मंत्रिमंडल में सीमाह आरएलडी की भी एंट्री हुई है। इसको लेकर कयासबाजी जोरों पर। एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद फिलहाल मिल सकता है। आरएलडी के एनडीए में शामिल होने के बाद चर्चाएं तेज होती हुई नजर आ रही हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जो ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का। इस बीच लखनऊ से खबर, कोर्ट परिसर में अधिवक्ता की पिटाई हुई है। पेशी पर आए अपराधी ऋषभ राय के साथियों ने जमकर पिटाई कर दी। ऋषभ के खिलाफ दर्ज केस लड़ रहे थे अधिवक्ता, जिनकी परिसर में पिटाई की गई। 23 लोगों ने कोर्ट परिसर में ही अधिवक्ता पर हमला कर दिया। अधिवक्ता की पिटाई, अधिवक्ता पंकज शर्मा ने वजीरगंज थाने में शिकायती पत्र दिया है। वजीरगंज इलाके के कोर्ट परिसर की ये घटना बताई जा रही है। शिवा शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवा, क्या वजह रही इस पूरे घटनाक्रम की? देखिए सोनी, पंकज शर्मा जो अधिवक्ता है वो ऋषभ राय एक अपराधी के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। उन्होंने
कई इस बार मामले को लेकर के कोर्ट में उठाया भी है कि ऋषभ राय जब पुलिस कस्टडी में आता है तो वो मॉल घूमता है, और इसी बात की सुर्खियां जब रही पिछले दिनों लखनऊ में तो कई पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में सस्पेंड हुए थे। और कल का ये घटनाक्रम है कि लखनऊ के कोर्ट परिसर में जब ऋषभ राय का केस था और ऋषभ राय पुलिस कस्टडी में कोर्ट में पेशी के लिए आया था, तो उस दौरान उसके मामले की जो फाइनल हियरिंग थी वो होनी थी। और इसी दौरान जो पंकज शर्मा है जो उनके खिलाफ केस लड़ रहे, जब वो वहां पर पहुंचे तो उनका आमना सामना ऋषभ राय और उसके साथ एक व्यक्ति था जो नशीर, वो उसके साथ साथ 30-35 अज्ञात जो लोग थे उन्होंने उसके ऊपर हमला बोल दिया और इस बात को कहकर उनको मानने लगे कि अगली बार इसमें कोई केस हुआ तो इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब पुलिस उस पूरे घटनाक्रम में जब इसको सारी सूचनाएं मिली तब कोर्ट परिसर में भगदड़ हुई, मौके पर बड़े पुलिस अफसर पहुंचे, लेकिन तब तक इस मामले को शांत कराया गया। इतने में पंकज शर्मा जो अधिवक्ता थे, इस पूरे घटनाक्रम में चोटें भी हुए थे, उनकी मारपीट भी हुई थी, उनको घायल भी हुए थे। फिलहाल इस पूरे मामले में एक शिकायती पत्र वजीर बिल्कुल शिवा, क्या नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है अधिवक्ता की तरफ से या फिर अज्ञात के खिलाफ? क्या कार्रवाई होती हुई प्रशासनिक स्तर पर नजर आ रही है? देखिए, कोर्ट परिसर के अंदर जो मारपीट हुई है उसमें पंकज शर्मा की तरफ से जो तहरीर दी गई है उसमें ऋषभ राय जो खुद अपराधी है जो कोर्ट में पेशी आया था, उसके साथ साथ उसका दोस्त नसीर और 30 से 35 अज्ञात लोग जो कुछ अधिवक्ता की ड्रेस में भी थे और कुछ जो सादे कपड़े में थे, इन सभी के खिलाफ एप्लीकेशन दी गई है। और पुलिस का कहना है कि गंभीरता से इस मामले की जांच कर रहे हैं और संभवतः इसमें FIR हो गई है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की FIR कॉपी पंकज शर्मा जो अधिवक्ता खुद है उनको FIR कॉपी नहीं मिली है। लेकिन कोर्ट के अंदर सोनी अगर मारपीट होती किसी अधिवक्ता के साथ और कोर्ट रूम के सीधे से बाहर करते मारपीट होती है तो सवाल खड़ा होता है वहां से सुरक्षा घेरे पे, क्योंकि न्यायपालिका की जो कार्यप्रणाली उसको चलाना अधिवक्ता और न्यायाधीश के हाथ में होती है। ऐसे में कोई भी अपराधी और उनके साथ आए हुए लोग अगर मारपीट करेंगे तो फिर से व्यवस्था उस कोर्ट परिसर की सुरक्षा पर होती है। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से एक FIR जरूर दर्ज कर ली जाएगी, लेकिन ऋषभ राय के खिलाफ और ऋषभ राय के साथियों के खिलाफ कोर्ट और पुलिस की कार्रवाई कितनी संतुष्ट होती है, कितनी बिल्कुल कोर्ट परिसर में जिस तरीके से ये पूरी मारपीट का घटनाक्रम सामने आया है, ये कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है। शिवा, इस जानकारी के लिए शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल 30 लोगों ने कोर्ट परिसर में अधिवक्ता की पिटाई कर दी, हालांकि FIR दर्ज हो चुकी है। प्रशासनिक स्तर पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अगली खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। पत्नी ने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पति पर कॉल गर्ल बनाने का दबाव डालने का आरोप लगा है, जिसके चलते ये FIR दर्ज कराई गई। कॉल गर्ल ना बनने पर पति ने घर से पत्नी को बाहर निकाल दिया। दहेज के लिए दोस्तों के साथ सोने को मजबूर करता था। ये लखनऊ से खबर सामने आ रही है। प्रताड़ित करने का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया गया है और मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि इस मामले को लेकर उचित कार्रवाई की जाए। ठाकुरगंज पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी खबर पर शिवा शर्मा संवाददाता जुड़े हुए हैं। शिवा, क्या जानकारी इस संबंध में प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके से जांच पड़ताल होती हुई नजर आ रही है और गंभीर आरोप निकलकर सामने आए हैं? देखिए सोनी, लखनऊ के अंदर ये FIR दर्ज की गई है और ठाकुरगंज थाने में इस पूरे मामले पे मुकदमा दर्ज किया गया और सीधे सीधे मुकदमा दहेज प्रताड़ना का है। लेकिन जो लड़की है, जो युवती है, उसने गंभीर आरोप अपनी पति के ऊपर लगाए हैं और पति के साथ साथ अपनी सास को भी नामजद किया गया है और साथ ही साथ ससुर, ये तीनों लोग इस पूरे मुकदमे में दर्ज है। और सीधे सीधे एलिगेशंस लगाए गए हैं पत्नी की तरफ से कि जो पति था वो अक्सर दहेज की मांग करता था, उसे प्रताड़ित करता था और ना सिर्फ उसे प्रताड़ित करता था बल्कि तौलबन बनाने के उसको फिराक में था और इसी को जोर जबरदस्ती लेकर के वो तमाम बार उससे लड़ाई भी करता था और कई बार मायके और ससुराल पक्ष के बीच इस बात को लेकर के बैठ के समझौता करना चाहा, लेकिन समझौता नहीं हुआ। लेकिन जब आजिज हो गई पत्नी, जो कानपुर की रहने वाली है, उसने ठाकुरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और सीधे सीधे अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये एक गंभीर प्रकरण है और पुलिस इस मामले की पूरी जांच जरूर कर रही है, लेकिन दहेज प्रताड़ना के साथ साथ मुकदमे में पत्नी के द्वारा पति पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगाना, तो पुलिस के अफसरों को इसमें खास एक कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों के ऊपर जो इस तरीके का दबाव अपनी पत्नियों के ऊपर अगर बनाते हैं, अगर वो वाजिब, अगर वो घटनाक्रम सही है, तो ऐसे में उनके ऊपर दहेज और साथ में अवैध संबंधों को लेकर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। शिवा, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लखनऊ से ये खबर सामने आ रही है जहां पर पत्नी द्वारा पति पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ठाकुरगंज पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बढ़ते आगे, पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरनपुर सहकारी चीनी मिल में कर्मचारियों का हंगामा। 3 माह से वेतन न मिलने को लेकर कर्मचारी हंगामा कर रहे हैं और कर्मचारियों को वेतन न मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान सहकारी चीनी मिल में जो कर्मचारी हैं वो अपनी वेतन संबंधित मांगों को लेकर हड़ताल पर। तो हंगामे की ये तस्वीर सामने आई। चीनी मिल के कर्मचारियों ने वेतन न मिलने को लेकर हंगामा किया है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार और ट्रैक्टर की टक्कर से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया है। इलाज जारी है। 5 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मरथरा के समीप का ये मामला बताया जा रहा है। पीलीभीत से खबर। एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर ट्रैक्टर और कार की टक्कर से 3 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।